अब आ जाते हैं 4.2.2 पे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट. On the basis of level of development, economies can be classified into two categories, developed economy and developing economy. तो इसमें बताया गया है कि कितना हमारी प्रगति हुई है, उस हिसाब से दो कैटेगरीज में, दो भागों में हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक होगा डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरा होगा डेवलपिंग इकोनॉमी. डेवलप्ड इकोनॉमी की जो प्रगतिवान हो चुका है सब, उसमें मतलब अब प्रगतिशील वे में ही चल रहा है, तो उसको बोलेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी. और जिसमें धीरे धीरे प्रगति आ रही है, जो मतलब थोड़े पिछड़े देश हैं, उन सबको डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जा सकता है. The countries are labeled developed or rich, developing or poor on the basis of real national and per capita income and standard of living of its population. Developed countries have a higher national and per capita income, high rate of capital formation, that is high saving and investment. They have highly educated human resources, better civic facilities, health and sanitation facilities, low birth rate, low death rate, low infant mortality, developed industrial and social infrastructure, and a strong financial and capital market. In short, developed countries have high standard of living. तो उसमें बताया गया है कि अगर हम किसी भी देश के बारे में ऐसे बोलें कि ये पूरी तरह से प्रगतिशील इकोनॉमी है या नहीं, तो या फिर वो पुअर, या फिर जैसे अगर रिच होगा, जो धनी कंट्रीज है, उनको मोस्टली कहा जाता है कि वो प्रगतिशील इकोनॉमी है, यानी कि ये डेवलप्ड इकोनॉमी है. और जो मतलब डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप हुआ नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं पुअर इकोनॉमी, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से मतलब एकदम काम का जो नहीं बना है, उसमें अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है. और इसी के साथ कह सकते हैं कि ये कैसे पता चलता है हमें, हमको उसका रियल नेशनल इनकम, मतलब जो ऐसा नहीं कि एक्चुअली क्या होता है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एक्चुअली बता नहीं सकते कितना एक्चुअली एक कंट्री के पास पैसे हैं. तो इसीलिए उन सब के अच्छे कैलकुलेशन के बाद जो नेशनल इनकम बचता है, जो कह सकते हैं कि किसी को लोन दिया हो, उसके बाद मतलब किसी कंट्री से लोन लिया हो, तो उसको तो हम ले नहीं सकते ना कि ऐसा ये हमारे पैसे हैं. तो इन सब को कट शट करने के बाद जो पैसा एक्चुअली में बचता है, उसको रियल इनकम, नेशनल इनकम बोलते हैं. और जो पर कैपिटा इनकम, मतलब पर पर्सन का या इस टाइप का जो इनकम होता है कि एक पर इंसान कितना कमाता है, या ऑल ऑफ दैट, कि पर इतने जगह में लोग जो है कितना कमा सकते हैं, 1/1000 या ऐसा कुछ जो चीज़ें होती है, वो पर कैपिटा इनकम कितना है. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन, वहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरह का है, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, सबके पास सब फैसिलिटीज़ हैं या नहीं. तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में सब कुछ ही बहुत ज़्यादा होता है, चाहे नेशनल इनकम हो चाहे पर कैपिटा इनकम हो, कि पर पर्सन भी बहुत अच्छा कमाता है देखा. क्योंकि इंडिया क्या है, बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमी अगर बोला जाता, अगर हम उसको नेशनल इनकम के हिसाब से देखें, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखो पर पर्सन कितना कमाता है, तो वो बहुत कम हो जाता है. कि कुछ लोग ही हैं जो बहुत ज़्यादा रिच है, और बाकी के सब लोग तो किसान भी हैं, या फिर ऐसे बहुत मिडिल क्लास टाइप के हैं. मिडिल क्लास भी तो चलो ठीक भी है, मतलब बहुत गरीब भी है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा हाउसिंग प्रॉब्लम्स है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम्स है. तो दैट्स वाई इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहा गया है, ना कि डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि पर पर्सन के हिसाब से पैसे बहुत कम मिलते हैं बहुत लोगों को, मतलब मेजॉरिटी के पास बहुत कम पैसा है. तो दैट्स वाई इसलिए हमारे कंट्री को डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं कहा जा सकता. और इसमें क्या होता है, जो हाई एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेस होने चाहिए, मतलब जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षित होने चाहिए, और बेटर सिविक फैसिलिटीज़. इसको कहा जाता है कि एक्शन कितना लिया जाता है जब आपके साथ कुछ गलत होता है, या फिर एक्चुअली सत्य की कितनी ज़्यादा विजय होती है. मतलब ऐसा ना हो कि लोगों को जो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, या फिर अगर जैसे वो पुलिस स्टेशन जाते तो
मतलब वो कुछ ऊपर से पुलिस वाला उनको डरा के भेज देता है कि नहीं आप मतलब गरीब हो और इस सो कॉल्ड उस इंसान ने जिसने आपके साथ बुरा किया है उस वो पैसे खिला दे, तो घूसखोरी करके पुलिस वाले आपको डरा देते हैं। तो एक्चुअली ये सब एक पुअर सिविक फैसिलिटी का मतलब देखा जा सकता है उनको ऐसे। और वैसे ही हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी कंट्री है और यहाँ पे फिर भी अभी लोग नालों और इसके पास रहते हैं, क्लेanलीनेस नहीं है, जहाँ देखो कचरा भरा पड़ा है, और जिसकी वजह से लोगों के पास प्रॉपर वॉशरूम्स भी नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी में लोगों को रहना पड़ता है और वो अफेक्ट करता है उनके हेल्थ को। और उनके हेल्थ को जब अफेक्ट करता है तो वो, अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप काम करने थोड़ी जा पाओगे। तो उसी तरह से जब इतने सारे लोगों की तबीयत खराब होती है तो इकोनॉमी पे भी उसका असर तो पड़ेगा ही। और इसके अलावा कह सकते हैं कि अगर आपके बर्थ रेट लो है, मतलब क्योंकि अगर एजुकेटेड लोग होंगे तो वो इतना सोचेंगे कि हमको एक बच्चे को पैदा करना है लेकिन उसको अच्छे से पढ़ाना है, एक या दो देखा जाए तो। लेकिन बहुत सारी जगहों पे होता है कि बहुत सारे बच्चों को पैदा कर दिया जाता है और फिर अब उनके खाने पीने का, उनके स्टडीज़ का, सब चीज़ों का अगर दिमाग में लेके चले तो बहुत खर्चा आएगा। लेकिन उतना खर्चा करने का होता नहीं है लोगों के पास, और उनको एक्चुअली में संभालने का, उनको टाइम देने का, उनमें अच्छे वैल्यूज, ये भी नहीं है कि चलो अगर आपके पास पैसे भी दे दिए जाए तो उनको एक तरह से सिखाना तो बनता है ना कि वो अच्छे वैल्यू सीखे। तो वो नहीं तो क्या करेंगे, वो पैसे लेंगे और सट्टा खेलेंगे। तो इसीलिए लो बर्थ रेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि कम इंसान अगर मतलब जन्म लें लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो एक्चुअल में अच्छे बने। और उसके अलावा लो डेथ रेट, क्योंकि अगर आपके बहुत ज़्यादा आप हेल्दी नहीं हो के पैदा हुए हो या फिर आप बहुत ज़्यादा गंदे जगहों पे रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर बीमारियां हावी होगी, जिसकी वजह से डेथ रेट भी बढ़ती जाएंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके हमें ऐसा एक, क्योंकि बहुत पैसा लगता है एक बच्चे को बड़ा करने में और उसको इस काबिल बनाने में कि वो कुछ काम कर सके, लेकिन अगर उसको सही प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो ऑब्वियसली मतलब इतनी जो उसके पीछे मेहनत की गई हो वो वेस्ट जाएगी इकोनॉमिकली, इसीलिए वो भी खराबी है। और लो इन्फेंट मोर्टेलिटी, जितना ज़्यादा मतलब जो बच्चे बचपन में मर जाएंगे उतना ज़्यादा कहते हैं कि मतलब माओ को प्रेशर होता है कि आप और एक बच्चा पैदा करें, जिससे क्या होता है कि एक मतलब वैसे ही उन लोगों के मतलब जो बहुत नीचे वाले सोसाइटी में होते हैं और बहुत ज़्यादा बस्तियों में रहते हैं, उनके वैसे ही खाने पीने की प्रॉब्लम्स होती है, उनकी तबीयत वैसे ही अच्छी नहीं रहती। और इस केस में अगर बच्चे भी ऐसे पैदा होके मर जाए तो उनकी बॉडी पे और ज़्यादा हेल्थ वाइज बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। वो कुछ अपने अपने आप को एक ज़िंदा रखने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, बट इन सब प्रोसेस के चलते उनको बहुत ज़्यादा वो वीक होने लगता है। तो ये भी एक तरह का फैक्टर है जिससे कि एक ह्यूमन सोसाइटी पे और ह्यूमन इकोनॉमिक्स पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ना हो और इंडस्ट्रियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हों, चाहे वो कह दिया जाए कि कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी वाइज और इस सब के वाइज जो काम करने का तरीका है वो मोस्टली हमारे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है एंड कैपिटल इंटेंसिव बहुत कम है। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमको बहुत जनों को एम्प्लॉयमेंट भी देनी होती है जिसकी वजह से काम बड़ा स्लो होता है, तो वो भी इकोनॉमी पे अफेक्ट डालता है। तो इसी तरह और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट होना चाहिए कि फाइनेंस मतलब पैसे का आदान प्रदान और वो सब अच्छे से होना चाहिए, मतलब लाइक महंगी चीज़ों को भी ख़रीदा जा सके और एक्चुअली में जो चीज़ें जितनी रेट की होनी चाहिए वो उस हिसाब से बिके, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और चीज़ें बहुत बार ऐसा होता है कि जितने उनके प्राइस होने चाहिए उससे बहुत कम प्राइस में बिकती है। तो दैट्स वाई ये सब का बहुत इम्पोर्टेंस है।
तो डेवलप्ड इकोनॉमी में सब चीज़ें बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, और उसी के आगे देख लो कि डेवलपिंग कंट्रीज आर लो ऑन द लैडर ऑफ डेवलपमेंट, दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज अंडर डेवलप्ड, बैकवर्ड और पुअर कंट्रीज, बट इकोनॉमिस्ट प्रिफर टू कॉल देम डेवलपिंग कंट्री बिकॉज इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायनामिज्म। तो क्या होता है कि मतलब बाकी के जो कंट्रीज हैं जो ऐसे नहीं है, जिनकी हाई सोसाइटी काइंड ऑफ लिविंग नहीं है, तो उनको कहा जा सकता है अंडर डेवलप्ड कंट्री, और जो पिछड़े कंट्री कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि एक विस्तारवाद देने के लिए सोच को कि ये इनका भी आगे जा सकते हैं, इनको भी प्रोग्रेस दिया जा सकता है इन कंट्रीज को, इसके चलते इकोनॉमिस्ट उनको डेवलपिंग कंट्री बोलना पसंद करते हैं कि हाँ वो अभी इतने हाई क्लास नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएंगे। The national and per capita income is low in these countries. They have backward agriculture and industrial sectors with low savings, investment and capital formation. Although these countries have export earnings, but generally they export primary agricultural products. In short, they have a low standard of living, poor health and sanitation, high infant mortality. और ये सब क्या है कि ऑब्वियस ही बात है कि जो चीज़ें वहाँ पे एकदम सही चीज़ें मैंने जो बताई थी, उसका एकदम उल्टा ही यहाँ पे हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से। और अगर जैसे एक्सपोर्ट में जो जैसे हमारे यहाँ से मसाले जाते हैं, तो मसाले क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत ही रॉ प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली कुछ बना बनाया प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि जो बना बनाया प्रोडक्ट आते हैं ना वो उसके पैसे बहुत हाई चार्ज किए जाते हैं। इसलिए डेवलप्ड इकोनॉमी से कंट्रीज से जो चीज़ें लाई जाती है वो बहुत ही मतलब महंगी होती हैं, और लेकिन हमारे कंट्री से जो जाते हैं वो केवल एग्रीकल्चरल चीज़ें जाती है, जिसके वजह से उसके उतने पैसे नहीं बन पाते अगर एक्सपोर्ट भी किया जाए तो इसीलिए। और ये इसमें वापस वही है कि जो चीज़ें उधर अच्छी थी और उसका एकदम उल्टा यहाँ पे हो रहा है, एंड डेथ रेट्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स एंड हैज डिफरेंट मीनिंग्स। ऑल्दो यू हैव ऑलरेडी read, it will be useful to discuss again the meaning of economic development and its determinants and the difference between the term economic development and economic growth in the context of present lesson। तो इसके बाद क्या है कि हमको ये पता चलता है कि एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ बढ़ा दी तो जिससे पूरी कंट्री डेवलप हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने पहले तो पढ़ा ही है कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, और उसको मतलब उसके बारे में और हम जानेंगे आगे के पार्ट में। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कैसे हो सकता है ये हम इस प्रेजेंट लेसन में जानेंगे। Meaning of economic development. Economic growth, as distinguished from economic development, is a sustained increase in national income. Taking the differences in population into consideration, it is reflected in the growth of per capita income, that is national income plus total production. तो इकोनॉमिक ग्रोथ से अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि कैसे नेशनल इनकम का एक ही यूनिफॉर्म तरीके से जब ग्रोथ होता जाए, ऐसा नहीं कि एक बार ग्रो कर गया फिर मतलब ग्रो किया ही नहीं, वो एक ही पेस पे एक ही स्पीड से उठता जाए। और हम देखते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम को कहा जा सकता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन को अगर मिला दिया जाए तो उसके हिसाब से जो ग्रोथ अगर पर कैपिटा इनकम होती है तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जा सकता है। ऑल्दो देयर मे बी ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशन और शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, देयर हैज टू बी कंटिन्यूस ग्रोथ इन नेशनल इनकम इन द लॉन्ग रन फॉर इट्स क्वालिफाई एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर हम देखा जाए कि बहुत फ्लक्चुएशन बीच में हो सकता है, कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, बट शॉर्ट टर्म वेरिएशन में ग्रोथ नेशनल इनकम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देयर हैज़ टू बी कंटिन्यूस ग्रोथ इन नेशनल इनकम इन द लॉन्ग रन। हाँ मतलब अगर शॉर्ट टर्म में नहीं भी हुआ तो उसको लॉन्ग टर्म में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं तो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज तो आगे बढ़ती ही जाएगी, तो भले ही बीच बीच में
मतलब लॉस हो, लेकिन अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि बहुत सालों के अंदर उसका नेशनल इनकम बढ़ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, अगर एक्चुअली में इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाए अगर किसी चीज़ को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये तो उसने इकोनॉमिक ग्रोथ का एक एग्जांपल दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहा जाएगा। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो वेरियस अदर इकोनॉमिक चेंजेस दैट improve the quality of life or standard of life of the people in a country. If with economic growth a country experiences various economic changes such as reduction of poverty and unemployment, reduction in income, wealth inequality, increase in literacy rate, improvement in health and hygiene, decrease in population growth, improvement in environmental standards, etc., the improve of the quality life then that is economic development. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, बस पैसे के रूप में अगर ग्रोथ किया जाए, बट अगर एक्चुअली इस पैसे का ग्रोथ हो रहा है लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इम्प्रूव नहीं हो रही है, पर पर्सन अपने हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ तो भले ही हो जाए, वहाँ पे पैसे की बढ़त हो जाए, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा, प्रगति नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि रिडक्शन इन पॉवर्टी होनी चाहिए, मतलब जो गरीबी कम होनी चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होना चाहिए, और इसी के साथ इनइक्वालिटी जो है कि बहुत, या तो लोग बहुत ज़्यादा धनी है या तो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, ये इसका बैलेंस बनना चाहिए। और लिटरेसी रेट बढ़नी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा एजुकेटेड बने, और हेल्थ एंड हाइजीन तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होनी चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा सब चीज़ उनको प्रोवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि वो एक्चुअली में एक ऐसा इंसान बने जो आगे इकोनॉमी को बढ़ाए, ना कि उसके लिए एक एसेट बने। अब एसेट और लायबिलिटीज आप जान लो कि एसेट वो होता है जो चीज़, आई थिंक ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चलो बता देती हूँ फिर से, कि एसेट वो चीज़ें होती है जो कि आपको वापस से पैसे बढ़ाने के काम आती है, लेकिन लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिसमें आपके पैसे तो यूज़ हो जाते हैं पर उसमें आपको लॉस हो जाता है। तो हमको ऐसे इंसान प्रोड्यूस करने जो कि एसेट बने और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके आगे। तो इसीलिए उस तभी एक्चुअली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जा सकता है। और उसमें इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव हों, जैसे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सीखें कि वो प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। जैसे कि अगर कहीं आप टमाटर लेके आ रहे हो थैली में, तो उसको आप उस थैली को, अगर टमाटर ख़त्म हो गए घर पे, वो यूज़ अप हो गए, तो आप उस थैली को वापस से ले जाके भी टमाटर ला सकते हो, लेकिन मोस्ट लोग ऐसा नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें होने लग जाए तो क्या होगा कि लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में कैसे उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी सामान को, और उसका यूज़ क्या है। जैसे कैरी बैग का काम ही यह है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए कैरी करो, और तो बस अगर वो मतलब उसमें से सामान ख़त्म हो जाए आप उसको वापस रीयूज़ कर सकते हो, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। तो जिससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पे प्लास्टिक बैग्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक बार फेंकने के बाद तो उसको यूज़ करना बहुत ही मुश्किल टाइप कह सकते हैं कि कोई तो कचरे से उठा के तो लाएगा नहीं वापस से। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और उसके अलावा है कि, और मतलब जैसे पोल्यूशन और ये सब भी हो रहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है गाड़ी में जाने की, तो आप क्यों तेल खर्च करके और धुआं वहाँ छोड़ के जा रहे हो। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ गाड़ी ना सर्विसिंग नहीं कराते लोग, तो जिसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करता है और धुआं छोड़ता है, जिसके वजह से एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जैसे ज़्यादा कम हो सके, और वो तभी होगा जब लोग लिटरेट होंगे, जब उनके पास एजुकेशन होगी कि हाँ ऐसा करने से हमारे एनवायरनमेंट को इतना प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से एक्चुअली में वापस हमें ही प्रॉब्लम होनी है। तो इसीलिए कोरोना वायरस को ही देख लो कि एक तरह से मतलब जो ह्यूमन के डिज़ायर, पता एक्चुअल रीज़न तो इतना पता नहीं है किसी को, बट कह सकते हैं कि बैट से आया है। तो अगर वो लोग बैट को यूज़ ही नहीं करते, कि अगर सबके पास खाना ही ढंग के होते तो
शायद कोरोना वायरस बढ़ता ही नहीं, या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं, तो हर इंसान को ना एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उसके पास जो चीज़ें हैं, जो सामान है, उसका वो कैसे अच्छी तरह से उपयोग कर सके, इसका वो मतलब रहस्य जान सके। उसके बाद अलग और भी तरह के मतलब पीपल कैसे रहन सहन करते हैं, वो स्टैंडर्ड में भी अगर सबका एक साथ बढ़त हो जाए तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जा सकता है। अदरवाइज पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नॉट इम्प्रूव इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वैसी बात है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई साइड में, तो पैसे भले ही बढ़ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली लोगों का रहन सहन, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं होगा। इट मे हैपन दैट विथ इकोनॉमिक ग्रोथ द रिच गेट रिचर व्हाइल द पुअर विल गेट पुअरर इफ द फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ आर स्नैच्ड बाय द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ. It not only includes economic growth but also various other economic changes that bring about improvement in the standard of living of the people or the quality of life. तो ये है कि अगर हमेशा ही जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों से या मिडिल क्लास लोगों से कहा जाए तो अगर लेते, क्योंकि हर इंसान के पीछे ना होड़ मची है कि मुझको धनी बनना है, तो इसीलिए वो धनी और ज़्यादा धनी बनते जाते हैं, और जो गरीब है उनको एक्चुअली में उनके जितने पैसे बनते हैं उनके सामान के, वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो गैप है धनी और गरीब में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमको एक धनी इंसान से, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई रईस इंसान है, उससे बात करने में भी बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि नहीं, वो इससे क्या है, बहुत गैप बढ़ जाता है सोसाइटी में, वो जो इक्वालिटी है वो उतनी नहीं रहती। तो इसीलिए क्या होता है ना, और इसी का फ़ायदा फिर वो धनी लोग उठाते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहा जा सकता, और इसमें केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस हैं जो कि एक सब तरीके से लोगों को अपलिफ्ट करे, जो सब तरीके से लोगों को और ज़्यादा उनको एक्चुअल में लाइफ में क्या चाहिए उसके लिए जागरूक बनाए। नाउ आई वांट यू ऑल टू नो कि मतलब हमारा मोस्टली दिमाग में ये होता है ना कि हमारे पास पैसे होने चाहिए फॉर बाइंग दिस फॉर बाइंग दैट, एंड हमारे पास ये आ जाएगा तो हम बहुत धनी हैं, वो आ जाएगा तो बहुत धनी है। मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि मैं एक सुंदर पिचाई का वो इंटरव्यू देख रही थी, उसमें वो मतलब वो क्या बनाते हैं, गूगल होम करके एक उनका पूरा सेटअप है होम का, तो वो भले ही बनाया हुआ है उन्होंने, पर उन्होंने अपने घर पे वो चीज़ नहीं लगाया हुआ है। वो रईस लोगों के घर पे वो चीज़ लगाते हैं ताकि रईस लोग क्या करें एक्चुअली में, जहाँ उनको पैसे लगाने चाहिए कि वो लोगों का काम आसान कर सके, और मतलब एक्चुअली में सबका डेवलपमेंट कर सके, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलपमेंट हो सके, उस जगह पे वो लोग गूगल होम और ऐसे टाइप के सर्विसेज लगाने में पैसा डालते हैं। जिससे क्या होता है कि देखो, अभी एक बहुत ही रईस इंसान है, उसने अपने घर पे गूगल होम, और सुंदर पिचाई के घर पे, खुद के घर पे गूगल होम है नहीं अभी तक। तो इससे हमको पता चलता है कि एक्चुअली में धनी लोग ऐसा कुछ धनी लाइफस्टाइल जी नहीं रहे। वो मतलब खुद ही बता रहे थे कि मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, मैं अभी तक इंटरनेट पे न्यूज़ सुनना ये पसंद नहीं करता, मैं एक्चुअल में एक न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इससे पता चलता है कि हमारे दिमाग को बस बहकाया गया है कि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए टू बी बेटर इन लाइफ, बट हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तो जो हम सिंपल लाइफ जी रहे हैं वो भी बहुत खुशनुमा है, और हमें अपने लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें उनको वैल्यू करनी चाहिए, ना कि ज़्यादा पैसे बना के और बहुत ज़्यादा आगे निकलने की। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि हमको एक के बाद एक वीडियो गेम चाहिए, एक के बाद एक खिलौना, नया कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो जैसे अगर फ़ोन भी है तो मतलब आपको बस थोड़ा सा कुछ नया आ गया तो आपको वो चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 50,000 का फ़ोन है तो वो उसको 60,000 वाला और 70,000 वाला कुछ उसका ये नया वर्जन आ गया, बस थोड़े से चेंजेस हैं, पर वो उनको वो लेना होता है। जबकि या मतलब मैक्सिमम लोग हैं जिनके पास 5,000 और इस टाइप के भी फ़ोन हैं, पर वो
और सोचो कि वो उनके पास जो वो 20,000 का एक्स्ट्रा वो दूसरा फ़ोन महंगा लेंगे, वो उसका 20,000 एक्स्ट्रा है, तो उसमें वो कितने सारे जनों को एक्चुअली में फ़ोन नहीं प्रोवाइड कर सकते। और प्रोवाइड करने से क्या होगा, सबके पास फ़ोन होगा जब, तो देखो अभी आप तरफ मैं रीच कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ वॉट एवर डिवाइसेस यू हैव। तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा सोचते हो अपने दिमाग में, ये सोचते हो कि हमारे पास अगर एक फ़ोन है और हम उसमें और ज़्यादा कुछ ऐसी महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं जो कि एक्चुअली में हमारे इतने काम की है नहीं, तो उससे बेटर तो यही है ना कि हम उस पैसे का ऐसी जगह पे इस्तेमाल करें, किसी को फ़ोन खरीद के दे दे, जो कि आप चाहे बर्थडे पे ऐसा कुछ कर सकते हो। आई नो दिस वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर बट आई वुड ट्राई टू गिव यू अ सजेशन कि आप कैसे एक्चुअली में इंडियन इकोनॉमी को बढ़ा सकते हो, मोर देन बस इसके बारे में बातें करना और इस बुक्स में पढ़ना। आप एक्चुअली में किसी को 10,000 का फ़ोन दे सकते हो, जिससे कि और आप उसको एक्चुअली बैठ के उसके फीचर्स सिखा सकते हो, चाहे आप कहीं गांव में रहते हो एंड ऑल ऑफ दैट। आपका सोचो कि 5 बर्थडेज में से कोई एक बर्थडे में आपने ये किया किसी के लिए, तो सोचो उसके लिए कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएंगे। वो कितना, अगर वो मेहनती इंसान है, उसमें सीखने की चाह है, तो कितना ज़्यादा आगे चला जाएगा। टेक्नोलॉजी ऐसे इंसान के हाथ में देना और ऐसे इंसान को सिखाना बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को एक्चुअली में कुछ करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास है तो सही फ़ोन, लेकिन वो मोस्ट उसको एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखने में ही बिता देते हैं। और उनको मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि 1 लाख तक का लैपटॉप लेते हैं, लेकिन उसमें देखते तो बैठ के मूवीज़ ही हैं। तो ऐसा करने का फ़ायदा ही क्या है जब आपके पास इतनी महंगी चीज़ है, उसमें इतने सारे फीचर्स है, उसमें इतनी सब चीज़ें हो सकती है, पर आप क्योंकि आप धनी बाप के बेटा बेटी हो, तो आप उसको बस वैसे ही इस्तेमाल करके हटा देते हो, एक्चुअली में उसका यूज़ नहीं करते। तो एक तो पहली बात, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसका बहुत सारा पर्पस है, जिसको बहुत आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके फीचर्स को एक्चुअली यूज़ करो। और ये वाला जो आइडिया है, अगर आप वेल टू डू हो तो आप कर सकते हो ये चीज़। आप मतलब 5 साल में एक फ़ोन तो किसी को दे ही सकते हो, इतने तो सेविंग आप कर सकते हो, एंड यू वुड फील गुड कि आपने किसी की लाइफ बदल दी। और केवल फ़ोन देने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इंसान उसको बेच देगा और पैसा कमाने की सोचेगा पहले, बट आप उसको एक्चुअली उसके फीचर्स बता सकते हो, और उसको एक्चुअली उस चीज़ को अगर थोड़ा ट्रेनिंग दे दो आप, तो सोचो कितना ज़्यादा इंडिया हो चाहे वर्ल्ड में इस चीज़ का मतलब पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे चैप्टर में वापस, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो